राम राम दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पे। तो आज हम अपना जो विषय है आपका रहेगा जी हिंदी का। तो आज हम हिंदी विषय की दूसरी जो क्लास है वो लेके आ रहे हैं और इसके अंतर्गत क्या क्वेश्चन रहेंगे, किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, हम आज उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम मानते हैं कि जो हिंदी भाषा है ये भी हम परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनसे भी जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी सामान्य स्तर पे ही पूछे जा रहे हैं। आप बात करें कि अगर हम देखेंगे तो जो कॉमन सेंस की जो परिभाषाएं हैं आप उससे क्वेश्चन उनसे रिलेटेड जो है लिया जा रहा है। तो एक बात और भी ध्यान दें कि आप जो क्लास है वो पूरी क्लास देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में क्लास छोड़ के जाएंगे तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। अगर हम समझें कि अगर आप अंत तक जो है पूरी क्लास जो है ना वो देखा करो। तो आज बात करते हैं हम हिंदी विषय में। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन यही आएगा जी, हिंदी जो है वो जो विषय है कि हिंदी शब्द खुद है किस भाषा का। हिंदी जो शब्द है वो खुद है किस भाषा का। तो क्या रहेगा कि हिंदी जो शब्द है वो फारसी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। आप बात करें हिंदी जो है वो एक प्रकार की क्या हमारी, तो आप कहेंगे जी हिंदी एक भाषा है। आपसे पूछ लिया जाए कि आप भाषा किसे कहेंगे, ज़्यादातर जो हमें परिभाषा मिलेगी वो यही मिलेगी कि अगर हम किसी की अभिव्यक्ति को व्यक्त करें या अपने विचारों का आदान प्रदान करें वो भाषा है। ठीक है, आपकी बात अगर ये सुनिश्चित कर ली जाए तो फिर बोली क्या होगी तो यहाँ हमारी समस्या आ जाएगी। यहाँ भी तो हम अपने विचारों को आदान या प्रदान करते हैं, लेकिन अगर हम दोनों के बीच का अंतर की बात करें तो अंतर क्या होगा, तो वो तो दोनों ही फिक्स हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको वन लाइनर में अगर लिखें तो बोली वही है जिसकी क्या नहीं है, व्याकरण नहीं है। जिसकी व्याकरण नहीं है आप उसको बोली कहते हैं। ठीक है, ये उचित रहेगा। जिस बोली की अपनी एक व्याकरण बने, ठीक है, तो आप ये कह सकते हैं कि वह क्या कहलाएगी, भाषा कहलाएगी। तो भाषा आपकी जो हिंदी है इसकी क्या एक निश्चित में अपनी एक व्याकरण है। व्याकरण का मतलब है कि जो भाषा को व्यवस्थित करती है। ठीक है, जो भाषा को व्यवस्थित करे, जो भाषा को मानक रूप दे, वही तो क्या होती है, व्याकरण होती है। अब बात करें जो भी भाषा बनती है, ठीक है, उसे संविधान के अंतर्गत भी क्या है लिखा जाएगा, संशोधन किया जाएगा, तभी हम भाषा बना सकते हैं। उसी प्रकार से देखें तो हिंदी भी हमारी क्या एक भाषा है। इसका मतलब इसे भी तो संविधान में कहीं न कहीं डाला होगा, या आप कहें हिंदी जो है हमारी भाषा कब बनी थी। तो आप कह सकते हैं कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी जो है संविधान के अंतर्गत एक कौन सी भाषा बनी, तो आप कहेंगे ये एक राजभाषा बनी। कौन सी भाषा बनी? राजभाषा बनी। ठीक है, अब देखिए यहां से क्या क्या क्वेश्चन आएगा। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संविधान में किस भाषा का दर्जा दिया, तो राजभाषा का दर्जा दिया। और एक बात और देखना, कौन सी अनुसूची में है, तो अनुसूची की बात करें तो वो हमारी क्या है, 8वीं है। ठीक है, भाग की बात करें तो भाग हमारा 17(1) के तहत है। ठीक है, और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है हमारा 343 है। कौन सा है? 343 है। तो आप ये कह सकते हैं हिंदी जो भाषा है वो हमारी 14 सितंबर 1949 को राजभाषा बनी। अब बात देखिए राजभाषा से क्या तात्पर्य है। राजभाषा का तात्पर्य है ये वो सीमित शब्दावली है जो राजकीय कार्य में प्रयुक्त होती है या हम प्रयोग में लेके आते हैं। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन एक और बनेगा। देखो जैसे राजभाषा है तो आप ये कह सकते हैं फिर राष्ट्रभाषा की परिभाषा क्या होगी।
ठीक है। आप कह सकते हैं उपभाषा से मतलब क्या है फिर, तो ध्यान देना ये तो वो सीमित शब्दावली है जो राजकीय कार्य में प्रयुक्त होती है। राष्ट्रभाषा आपकी एक अभिव्यक्ति है। हम भारत के जो नागरिक हैं वो कहीं भारत के अंतर्गत हिंदी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति किसी भी राजकीय कार्यालय या किसी संस्थान में कहीं भी अपना भाषण दे सकते हैं। ये आपको संकेतित करती है कि हिंदी हमारी क्या एक राष्ट्रभाषा है। उपभाषा से मतलब क्या है, जिस भाषा का अपना बोली का अपना एक साहित्य लिखा जाए वो हमारी क्या बन जाएगी, उपभाषा। और हिंदी में कितनी उपभाषाएं हैं, तो आप कह सकते हैं कि कितनी है, 5 है। ठीक है। अब एक बात और ध्यान देना, 14 सितंबर को आप ये कह सकते हैं कि हिंदी राजभाषा बनी, तो आप ये एक प्रश्न यहीं से भी बन जाएगा कि 14 सितंबर को फिर कौन सा दिवस बनाते हैं, तो आप कहेंगे राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं। कौन सा बनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस बनाते हैं। एक 14 सितंबर से और भी क्वेश्चन बन जाएगा कि 14 सितंबर के दिन हिंदी या कुल हिंदी के साथ कितनी भाषाओं को संविधान में दर्जा दिया गया, तो कुल हिंदी के साथ कितनी भाषा थी, वो टोटल 14 भाषा को दर्जा दिया गया। तो कितनी भाषा, 14। तो देखो आप इसको रिलेट करते जाना, अपने प्रश्न वैसे ही बनते जाएंगे। हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया, फारसी भाषा। भाषा से तात्पर्य क्या है, तो भाषा जिसकी जो अपनी जिस बोली की अपनी क्या होगी, एक व्याकरण होगी। और बोली क्या है, जिसकी व्याकरण नहीं है। तो व्याकरण क्या है, व्याकरण भाषा को व्यवस्थित करती है, व्याकरण भाषा को मानक रूप देती है, व्याकरण भाषा को सैद्धांतिक और प्राकृतिक रूप देती है। ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि हिंदी को 14 सितंबर 1949 में संविधान में किस भाषा का दर्जा दिया, तो राजभाषा। तो राजभाषा क्या है, तो राजभाषा का मतलब ये है कि ये वो सीमित शब्दावली है जो आपकी राजकीय कार्यालय में प्रयोग होती है। राष्ट्रभाषा से तात्पर्य क्या है, तो आप ये कह देंगे कि हिंदी भाषा में आप भारत के अंतर्गत कहीं भी किसी भी कार्यालय में जाकर अभिव्यक्ति कर सकते हैं या आप अपना भाषण हिंदी भाषा में दे सकते हैं। ये आपको क्या बताता है, राष्ट्रभाषा। उपभाषा का मतलब जिस बोली के अंतर्गत साहित्य लिखा जाए वो आपकी उपभाषा बनेगी। और कितनी उपभाषाएं हैं, तो 5 है। अब आप एक बात ध्यान देना, अब संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो आप ये कहेंगे अब कुल कितनी है, 22 है। कितनी है, अब 22 है। तो यानी कि 14 से 22 जो हुई वो किस तरीके से बढ़ी होगी, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर हम बात करें सन 1967 के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत क्या हुआ, एक संशोधन हुआ। उस संशोधन के तहत आपको 15वीं भाषा, जो 15वीं भाषा है वो कौन सी मिली थी, तो आप कहेंगे सिंधी मिली थी। कौन सी मिली, सिंधी मिली। ध्यान देना कि आपकी संविधान में 14 सितंबर 1949 को 14 भाषा दर्जा मिला था, लेकिन अब संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं, तो 22 हैं। अब आप कहेंगे 1967 के अंतर्गत 15वीं भाषा जो है वो हमारी कौन सी बनी थी, तो आप कहेंगे सिंधी बनी। इसके बाद में 1992 के अंतर्गत क्या हुआ कि इसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जो भाषा है वो क्या है आपकी, किस तारीख को, 1992 के संविधान संशोधन के अंतर्गत ये 3 भाषाएं और जुड़ी। ठीक है। ये भी ध्यान देना, ये कौन से संविधान संशोधन में जुड़ी, तो ये जुड़ी हमारी 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ये भाषाएं हमारी जुड़ी थी। इसके बाद में 2003 में, इसके बाद में यहां लिख देते हैं, 2003 के अंतर्गत 4 भाषाएं हमारी जुड़ी। तो वो भाषाएं कौन सी थी, बोडो। ठीक है। बोडो, डोगरी,
लिख देते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जो है उसे आप 2003 में 92वां संविधान संशोधन हुआ, उसके अंतर्गत इनको जोड़ा गया था। इस प्रकार से आज जो संविधान में है कितनी भाषाएं, तो 22 है। ठीक है, तो 14 तो थी पहले, 15वीं कब जुड़ी, तो 1967 में। कौन सी थी, सिंधी। 92 में कौन सी जुड़ी, तो कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी। कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी जो है वो सन 1992 में जोड़ी गई। 2003 में 92वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें क्या है, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जो भाषा है वो जोड़ी गई। अब देखो यहां से क्या क्या प्रश्न आपसे बन सकता है। एक बात आप नोट करके लिख लेना कि अंग्रेजी जो है, इंग्लिश जो है वो आपकी भाषा तो है, लेकिन भारत के अंतर्गत संविधान में इस भाषा का कोई उल्लेख नहीं है। आप कहें इस 22 के अंतर्गत इनका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो आपसे प्रश्न ये भी आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को हमने संविधान में अब तक दर्जा नहीं दिया है, तो वो कौन सी है, अंग्रेजी है। अंग्रेजी भाषा तो है लेकिन संविधान में हमने अब तक नहीं रखा है। ठीक है, अब ये बातें भी आपको क्लियर हुई होगी। अब एक बात और भी ध्यान देना, क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, कहाँ आपसे गलती करवा सकता है, हम उसका जिक्र करें। जैसे कि प्रश्न यहीं से बनेगा कि 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा। तो अब प्रश्न कई बार बच्चे 14 सितंबर ही रटा होता है तो वही कर देंगे, लेकिन नहीं, ये गलत होगा, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय जो हिंदी दिवस है हम 10 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, कब बनाते हैं जी, 10 जनवरी को। और कौन से ईयर से बनाना हुआ, तो 1975 से। ठीक है, क्या हुआ, हिंदी का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, कब हुआ, 10 जनवरी 1975 को। कहाँ हुआ, तो आपके पास आएगा नागपुर में हुआ। ठीक है, तो कहाँ हुआ, नागपुर में हुआ। उसके बाद में हमने क्या है, हिंदी के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में हम मनाने लगे। और कब मनाने लगे, तो हमारा आंसर रहेगा 10 जनवरी को। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये भी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद में आपसे प्रश्न क्या आएगा, हिंदी जो भाषा है वो कितने राज्य के व केंद्र शासित प्रदेश की प्रथम भाषा है, क्या है, प्रथम भाषा है। तो ध्यान देना, इसका जवाब हमारा क्या रहेगा, 10 रहेगा। ठीक है, इसका जवाब क्या रहेगा, 10 रहेगा। यानी कि बात करें जैसे पंजाब है, तो पंजाब की प्रथम भाषा क्या है, तो पंजाबी है। क्या है, पंजाबी है। ठीक है, गुजरात है, गुजरात की प्रथम भाषा क्या है, गुजराती है। जैसे हरियाणा है, तो हरियाणा की प्रथम भाषा क्या है, हिंदी है। आपसे ये भी प्रश्न जो है बहुत बार लिया गया है, आपसे ये भी आए। एक प्रश्न और भी है, जैसे संविधान में 1949 को क्या बना कि हिंदी एक क्या रहेगी भाई, आपकी सभी की राजभाषा रहेगी, सभी राज्य क्या में रहेगी। तो हिंदी भाषा को न मानने वाला पहला राज्य की बात करें, या भाषा के आधार पे अलग होने वाला पहला राज्य की बात करें, तो वो क्या है, आंध्र प्रदेश है। क्या है, आंध्र प्रदेश है। ये भी आपसे प्रश्न जो है यहाँ से लिया जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। तो साथ साथ में आप इनको नोट भी करते जाना, क्योंकि ये वो आपके पास आंकड़े हैं जहां से आपको 1 नंबर मिलेगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको और आसान हो जाए और हमें रटने की आवश्यकता ही ना पड़े, बहुत अच्छे से हम इनको कवर करें। इसके बाद में क्या आएगा, देखो एक रहेगा कि लिपि क्या है। ठीक है, आपसे प्रश्न है कि लिपि क्या। देखो आप बात करें कि भाई अगर हम राम, अगर ये नाम लिखा जाए
तो आप पढ़ सकते हैं क्या ये राम है। आप इनको पढ़ें तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं क्या ये राम। लेकिन मैं कुछ ऐसा लिख दूं जिसको आप पढ़ ना पाएं, कह दूं कि ये क्या है, तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। जवाब क्यों नहीं है? ये कोई वो चिन्ह नहीं है जिससे भाषा को कोई लिखित रूप दे। तो लिपि क्या है? लिपि वो चिन्ह है जिनके माध्यम से भाषा को कौन सा रूप मिलता है? एक लिखित रूप मिलता है। ठीक है, तो लिपि नहीं होगी तो हम भाषा को तो लिख ही नहीं सकते। शुरुआत ही कहां से होगी? लिपि से होगी। अब बात करें हिंदी भाषा की जो लिपि है, हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है? तो आप बात करें हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। कौन सी है? तो देवनागरी है। लेकिन देवनागरी जो लिपि है वो अन्य भाषा की भी है। तो आप किस किस की बता सकते हैं? हिंदी की भी है, संस्कृत भाषा की भी है। कौन से भाषा की है? संस्कृत की भी तो क्या है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न क्या आ सकता है? हिंदी भाषा की जननी कौन है? हिंदी भाषा की जननी कौन है? तो जननी भी क्या है? संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है, क्योंकि हिंदी का जो जन्म है वो संस्कृत से हुआ है। अब संस्कृत से प्रश्न क्या बन सकता है? तो ये हमारी एक परंपरागत भाषा है। कौन सी भाषा है? आपसे पहला प्रश्न यही पूछा जाए कि परंपरागत भाषा कौन सी है? तो संस्कृत। प्राचीन भाषा पूछ ले तो भी आपका आंसर क्या है? संस्कृत। वैज्ञानिक भाषा पूछ ले तो भी आप कह सकते हैं कि क्या रहेगी? संस्कृत। और आपसे ये पूछ ले वेदों की भाषा क्या है, तो भी आप कहेंगे संस्कृत है। ठीक है, अब आप एक बात को जरूर नोट कर लेना, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि भाषा और बोली में अंतर क्या था। आपने कहा था कि जी भाषा वही है जिस बोली की क्या बनी? व्याकरण बनी। ठीक है, बोली क्या है? जिसकी व्याकरण नहीं थी। तो हिंदी भाषा का जो उद्भव है, हिंदी भाषा का जो उद्भव है, फिर वो किस बोली से हुआ होगा? ठीक है, अगर हम बात करें कि हिंदी जो भाषा है उसका उद्भव जो है वो किस बोली से हुआ होगा, तो आप ये भी कह सकते हैं कि इसका उद्भव क्या हुआ है? खड़ी बोली से हुआ है। कौन सी बोली से हुआ है? तो खड़ी बोली से हुआ है। और खड़ी बोली के आपसे पूछ लें कि एक कवि भी रहे जो फेमस रहे, तो वो कौन से हैं? अमीर खुसरो हैं। अमीर खुसरो हैं। आप ये भी नोट कर लें। ठीक है, साथ साथ में इन बातों को क्या आप नोट जरूर करते जाना, क्योंकि ये वो पॉइंट है जहां से आपके परीक्षा में क्वेश्चन सीधा सा आ रहा होगा। उम्मीद करता हूं कि ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। देख लेते हैं एक बार और कि हिंदी भाषा की जो लिपि है वो क्या है जी? देवनागरी है। ठीक है, देवनागरी लिपि अन्य और भाषाओं की है, संस्कृत की है। आपसे और भी पूछ लें, जैसे पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? तो आप कहेंगे गुरमुखी है। ठीक है, आपसे पूछ लें अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है? तो अंग्रेजी की क्या है? रोमन है। कौन सी है? रोमन है। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ ले तो हम बता सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो अब तक जो है हमने केवल सामान्य ही जाना है कि हिंदी भाषा आपकी किस तरीके से क्या है आई होगी। अब बात करें हिंदी भाषा का जो विकास क्रम है वो कैसे रहा होगा। ठीक है, वो किस तरीके से रहा होगा, अब उसकी बात भी हम कर लेते हैं। देखना, सबसे पहले हमारे पास क्या थी? संस्कृत थी। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या आई है? हिंदी भाषा आई है। क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं कि हिंदी की जो जननी है वो क्या है? संस्कृत है। संस्कृत से क्या आई होगी? पाली। पाली से क्या आया है? प्राकृत। और इससे क्या आया है? अपभ्रंश। और अपभ्रंश से क्या रही है? हमारी हिंदी भाषा। ये क्रम रहा। संस्कृत भाषा में भी अगर हम बात करें, एक वैदिक संस्कृत रही है और एक क्या रहा है? लौकिक संस्कृत रहा है। कई बार आपको जो विकास क्रम है वैदिक पहले देगा या लौकिक, इन दोनों में भी तो ऑप्शन चेंज हो जाएगा। वैदिक का मतलब क्या है? हमारे वेदों की जो भाषा है।
ठीक है। वेदों की भाषा है वो कौन सी रही है जी? संस्कृत रही है। उसके बाद में लौकिक रही है। इसके बाद में क्या आया है? पाली आया है। इसके बाद में प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश भी कई बार आपको देखने को मिलेगा, वो अपभ्रंश का ही एक भाग है। इसके बाद में क्या बनी? हमारी हिंदी बनी है। अब आप एक बात और तसल्ली से देखना, एक आपके पास लास्ट जो पेपर हुआ था, एक ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, उसके अंतर्गत एक बहुत अच्छी परिभाषा पूछी गई थी। अगर देखो, मैं आपको यही कह रहा हूं कि अभी लास्ट जो 3-4 पेपर अगर आप उसमें देखोगे, उन पेपरों के अंतर्गत आपको क्या चीज मिलेगी कि सामान्य शब्दों की परिभाषा पूछी हुई है, ठीक है। और वो सामान्य शब्दों की जो परिभाषा पूछी हुई है, उनमें कई बच्चे तो गलती कर रहे हैं, पता ही नहीं है उनको। अब आप देखिए क्या प्रश्न था कि तत्सम और तद्भव का एक प्रश्न आता है, ठीक है। लेकिन तत्सम और तद्भव यहीं से एक बार आपको मैं क्लियर करवा देता हूं और परिभाषा भी बता देता हूं, क्योंकि तत्सम क्या था? उसके समान। किसके? जितने संस्कृत के ये सारे शब्द हैं, वो जो के तो कहाँ प्रयोग हुए हैं? हिंदी में प्रयोग हुए, वो हमारे क्या है? तत्सम है। अब तद्भव क्या है? तद्भव है, आप कहें कि भी बिगड़ा हुआ रूप है। ये क्या है? ये एक बिगड़ा हुआ रूप है, या आप कहें परिवर्तन होकर आया है। अब किस से परिवर्तन आया? जो संस्कृत भाषा के शब्द थे वो पहले किस में आए? पाली में आए, ठीक है। कुछ परिवर्तन हुआ, पाली से वो शब्द कहाँ रहे? प्राकृत में आए। प्राकृत से किस में आए? अपभ्रंश से आए, और अपभ्रंश में से किस में आए? तो हिंदी में आए। ये जो शब्द है, ये जो क्रम है, आप ये परिभाषा किसकी लिख सकते हैं? तद्भव की लिख सकते हैं। और ऐसा ही आपसे एक प्रश्न था, बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत किया, क्योंकि उनका रट्टा लगाया हुआ था। कैसे? संस्कृत नाम आ जाए और संस्कृत से सीधा ही हिंदी में पूछ ले तो हम सीधा सीधा उत्तर क्या करते हैं? तत्सम करते हैं। तो रटने वाले बच्चों को भी थोड़ा ध्यान देना है। इसकी परिभाषा क्या थी कि जो शब्द संस्कृत से जो के त्यों सीधे कहाँ गए? हिंदी में। जो शब्द संस्कृत से प्राकृतिक और प्राकृतिक से हिंदी में आए, वो शब्द कौन से हैं? ये क्वेश्चन था, और वो आपका आंसर क्या रहा था? तद्भव है, ठीक है। तो आपको क्रम भी पता होना चाहिए कि पहले अगर संस्कृत में भी दो हैं, पहले कौन सा आएगा? वैदिक, फिर कौन सा आएगा? लौकिक, फिर कौन सा आएगा? पाली, फिर क्या आएगा? प्राकृतिक, और फिर अपभ्रंश। अपभ्रंश में भी शौरसेनी अपभ्रंश है, ठीक है, वो इसी का ही एक पार्ट है। और इसके बाद में क्या रहा? हमारा हिंदी रहा है। इस बात को अच्छे से आप नोट कर लेना, क्योंकि आपको पता होगा तभी हम इनको ठीक कर पाएंगे भाई। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा जो व्याकरण है, इससे क्या तात्पर्य है? हिंदी जो व्याकरण है वो हमें क्या बताती है? तो व्याकरण से अभिप्राय यही है कि जो भाषा को क्या करती है? व्यवस्थित करती है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं कि भाषा को जो व्यवस्थित करेगी वही क्या कहलाएगी? व्याकरण कहलाएगी। आप कह सकते हैं कि जो भाषा को मानक रूप देती है, आप उन्हें भी क्या कह सकते हैं? व्याकरण कह सकते हैं। अब व्याकरण किन को व्यवस्थित करेगी? तो ध्यान देना, सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आएंगे? तो आपको एक चार्ट सा दे देता हूं कि हमारी व्याकरण में है क्या। तो क्या आएंगे? पहले वर्ण, और वर्ण की हम क्या करने जाएंगे? व्यवस्था करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे? वर्ण के बाद में हम शब्द की व्यवस्था करेंगे, ठीक है। और शब्द व्यवस्था के बाद में हम किन की व्यवस्था करेंगे? हम पद की व्यवस्था करेंगे। और पद के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? एक वाक्य व्यवस्था क्या है, हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में एक बात ये भी ध्यान देना कि जो वर्ण व्यवस्था है आपकी, वर्ण व्यवस्था में क्या होगा? वर्ण आपके दो प्रकार के हैं, आप इनको भी पढ़ेंगे, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। जब आप स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे तो दोनों को पढ़ें तो हमारी क्या बनेगी? एक वर्णमाला बन जाएगी, ठीक है। इसमें इतना सही है, इसमें इतना सही है। शब्द व्यवस्था क्या? अब थोड़ी देर बाद में इन सारा जो है चार्ट यहीं आपके सामने होगा,
हम 2-4 मिनट में इनकी सभी की फिर परिभाषा भी करेंगे। ठीक है, तो शब्द के बाद में आपको मिलेंगे पहला उत्पत्ति के आधार पे शब्द। उत्पत्ति के आधार पे शब्द क्या है, तो 5 प्रकार के। कौन से? तत्सम, ठीक है, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। एक आपको अब नया मिलेगा, वो मिलेगा नवनिर्मित संकर शब्द। ठीक है, ये आपको मिल सकता है। दूसरा आएगा आपका व्युत्पत्ति के आधार पे शब्दों के भेद। ये भी 3 है। कौन से हैं? तो आप कहेंगे मूल है, यौगिक है और योग रूढ़ पढ़ेंगे, योग रूढ़ पढ़ेंगे। शब्द के अर्थ शक्ति के आधार पे, अर्थ शक्ति के आधार पे अगर आप पढ़ेंगे तो ये भी 3 है। वो कौन से हैं? तो आप कहेंगे वाचक हैं, लक्षक हैं और व्यंजक हैं, और व्यंजक हैं। ठीक है, शब्द के अर्थ की शक्ति के आधार पे भी 3 भेद है। नेक्स्ट जो है आप कहेंगे प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे जो शब्द हैं वो आपके 2 प्रकार के हैं। तो कौन कौन से हैं? तो आप उनमें पढ़ेंगे विकारी और अविकारी। ध्यान देना, हम जो हिंदी की क्लास है वो 6-7 क्लास में पूरा कर देंगे, और आप उम्मीद मानो तो 40-45 मिनट में ये सारा ही कर देंगे मोटा मोटी। ठीक है, क्योंकि अभी एक चार्ट बन जाएगा तो सभी की परिभाषाएं जो हैं हम डाल लेंगे। और आपके परीक्षा में अभी लास्ट जो परीक्षा 4-5 पेपर हुए उनमें सारों में क्या आई हुई? परिभाषाएं तो आई हुई है, कुछ चीजें हैं ही नहीं। ठीक है, विकारी क्या है? जहां विकार उत्पन्न होता है। और विकारी शब्द हमारे कितने प्रकार के हैं? तो ये 4 हैं। कौन कौन से हैं? आप पढ़ भी चुके हैं, ऐसा नहीं है कि ये नए हैं। तो पहला है आपका संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ठीक है, और अविकारी में क्या देंगे? तो आप कहेंगे क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक। अभी एक समुच्चय बोधक से भी आपका जो क्वेश्चन है वो लिया गया है। विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि बोधक, संबंध बोधक, और आपका अंतिम जो है वो निपात है। अंतिम जो है आपका निपात है। ठीक है, ये हमारे क्या रहेंगे? प्रयोग के आधार पे अविकारी जो शब्द हैं वो रह जाएंगे। ठीक है, एक बात और ध्यान देना, अब हम एक शब्द श्रृंगार पढ़ते हैं और उनमें क्या आएगा? तो उनमें आएगा हमारे मुहावरे हैं, ठीक है, लोकोक्तियां हैं और अलंकार है, छंद है, रस है। हम उनमें ये चीजें पढ़ें। इसके बाद में अर्थ के आधार पे पढ़ें तो हम एक ये भी पढ़ेंगे कि विपरीतार्थक शब्द है। अर्थक जो शब्द है जिसे विलोम शब्द बोलते हैं, विलोम शब्द है। इसके बाद में अनेकार्थक शब्द है जिनके अर्थ अलग अलग हो। समानार्थी शब्द है, समानार्थी शब्द जो हैं वो भी पढ़ेंगे। और एक पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची जो शब्द हैं आप उनको भी यहाँ पढ़ेंगे। तो परीक्षा में कहाँ से क्या क्वेश्चन आएगा हम वो सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पढ़ेंगे। पद व्यवस्था में क्या पढ़ेंगे? हम पदबंध पढ़ेंगे। और पदबंध में संज्ञा पदबंध क्या है, विशेषण पदबंध क्या है और क्रिया विशेषण पदबंध क्या है। वाक्य व्यवस्था में क्या है? तो वाक्य व्यवस्था में हम वाक्य के एक तो अंग पढ़ेंगे, ठीक है, एक वाक्य के हम क्या पढ़ेंगे? अंग पढ़ेंगे। और वाक्य के अंग कितने हैं? तो 2 हैं। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। इसके बाद में
वाक्य के जो अर्थ की दृष्टि के आधार पे प्रकार पढ़ें तो एक हमें क्या मिलेंगे, रचना के आधार पे है वाक्य के जो प्रकार हैं वो दो प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो रचना के आधार पे और एक हमारा है अर्थ के आधार पे। रचना के आधार पे तीन ही है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से जो हमारी व्याकरण की व्यवस्था है वो केवल मोटा मोटी नजर डालें तो इतनी सी है, ठीक है। तो अब हम इन सभी की एक बार परिभाषा भी ले लेते हैं। क्या है, देखिए भाई दोबारा ध्यान से देखिए, क्या है व्याकरण किसे कहेंगे, तो एक भाषा का कौन सा रूप है, तो व्यवस्थित रूप होता है। अब वो किसकी व्यवस्था करेगा, तो आप कहेंगे वर्ण की व्यवस्था करेगा। वर्ण क्या है, वर्ण वो सबसे छोटी ध्वनि है जिसके कोई और टुकड़े ना हो। आपसे इसमें भी क्वेश्चन आ चुके हैं। इसके बाद में वर्ण के भेद अगर बात करें तो कितने हैं, तो स्वर और व्यंजन है। स्वर क्या है, ये वो ध्वनि है जिसका उच्चारण सतत हो सकता है। नंबर 1, ये वो ध्वनि है जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता से भी हो सकता है। नंबर 3, परिभाषा की बात कर रहे हैं कि तीसरी परिभाषा क्या डालेगा, ये वो ध्वनि है जिसकी वायु फेफड़ों से सीधी बाहर आ रही है, ठीक है। अभी 3 परिभाषा करिए, जब हम इसको नोट करेंगे तो 2-4 और भी डाल देंगे, चिंता ना करना। व्यंजन क्या है, व्यंजन वो ध्वनि है जिनको स्वर की सहायता से क्या है बोला जाएगा, ठीक है। अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे तो जहां स्वर और व्यंजन एक माला के रूप, जिन वर्णों को एक माला के रूप में प्रयोग जाए वो हमारी क्या है, एक वर्णमाला बनेगी। उत्पत्ति के आधार पे अगर देखो, पहले हम बात करें शब्द की, वर्णों के मेल को क्या कहते हैं, शब्द, लेकिन उनका अपने आप में जो अर्थ है वो क्या होना चाहिए, एक सार्थक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, यानी कि तत्सम की परिभाषा भी लेके आए हैं कि जो संस्कृत के शब्द हैं जो के त्यों हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं वही क्या है, हमारे तत्सम है। तद्भव क्या है, तद्भव है जो शब्द संस्कृत से किस में आया है, पाली में, फिर प्राकृत में, फिर अपभ्रंश में, फिर हिंदी में आया है, वो सारे शब्द हमारे क्या हैं, तद्भव है। इसका मतलब यहां आपको परिवर्तन रूप मिलेगा, ठीक है। देशज क्या है, जो हमारी देश लोकल भाषा से शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं, क्योंकि हिंदी जो भाषा है वो हमारी एक व्योगात्मक रूप की भाषा है। व्योगात्मक रूप क्यों कहेंगे, क्योंकि इसने बहुत सारी भाषाओं को अपने अंदर सम्मिलित किया हुआ है। विदेशज भाषा क्या है कि हमारे देश में जितने भी लोग आए हैं उन्होंने क्या छोड़ा है, संस्कृति छोड़ी है, अपनी भाषा भी छोड़ी है, तो उन्होंने अपने शब्द भी छोड़ के गए हैं। हम उन शब्दों को भी हिंदी में प्रयुक्त कर लिया। वो सारे विदेश भाषा के शब्द कौन कौन से, अंग्रेजी से हैं, पुर्तगाली से हैं, डच से हैं, बंगाली से हैं, ठीक है। इन सभी भाषाओं से शब्द हमने लिया हुआ है। संकर शब्द की बात करें, संकर शब्द की परिभाषा क्या है, जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो, ठीक है। जैसे कि हम बात करें वर्षगांठ है, ठीक है, तो ये हमारा शब्द जो है वो दो भाषाओं से मिलकर बना हुआ है। गांठ शब्द हिंदी का है और वर्ष शब्द हमारा संस्कृत भाषा का है। जैसे एक और उदाहरण देता हूँ, रेलगाड़ी, ठीक है, रेल शब्द हमारा अंग्रेजी का है और हिंदी का शब्द कौन सा है, गाड़ी है। नवनिर्मित शब्द संकर जो अभी हाल ही में बने हैं उनकी बात करेंगे। व्युत्पत्ति के आधार पे जो शब्द हमें पहले बने थे, यानी कि देखिए वर्ण से क्या बने हुए हैं, शब्द, और जिनका अर्थ क्या है, सार्थक। जो शब्द किसी को तोड़े तो किसी का कोई सार्थक अर्थ ना बचे, वो सारे शब्द क्या हमारे मूल हैं। मूल शब्द के या तो आपने आगे या आपने पीछे जोड़ के, इसका मतलब हम कह सकते हैं हमने प्रत्यय और उपसर्ग का चयन किया, तो वो सारे जो हैं, अब देखो प्रत्यय और उपसर्ग क्या है, ये भी ध्यान देना कि ये हमारे रचना के आधार पे, रचना के आधार पे शब्द के भेद हैं। तो वो कौन से हैं, तो एक हमने उपसर्ग, ठीक है, इनकी रचना की करके बनाया प्रत्यय, और एक हमने संधि और एक हमने समास लिया हुआ है। ये क्या है,
कि जैसे हमने यौगिक शब्द बनाए, यौगिक शब्द क्या थे, जो मूल शब्द थे, या तो हमने उनके मूल शब्द के प्रारंभ में या पहले, ये भी परिभाषा अभी हाल ही की परीक्षा में आई थी कि मूल शब्द के पूर्व या मूल शब्द के पहले या मूल शब्द के प्रारंभ में जब शब्द जोड़ दिया जाए और परिवर्तन हो जाता है, वह शब्द कौन सा होगा, तो वो कौन से होंगे जी, उपसर्ग होंगे। मूल शब्द के पीछे लगाकर जो बना दिए जाएं वो हमारे सारे प्रत्यय हैं। और संधि क्या है, दो वर्णों के मेल को जहां क्या है विकार उत्पन्न होता है उसे आप क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और समास क्या है, एक दो पदों के मेल को जहां संक्षिप्त रूप से वर्णन हो और एक अभिव्यक्ति का क्या हो, लोप हो रहा हो, वो हमारे समास है। जैसे कि तीसरी बात करें, योग रूढ़, जो शब्द हमने बनाए किसी एक के लिए रूढ़ का मतलब वो फिक्स हो चुका हो। जैसे कि बात करें यहाँ कि हम पंकज, किसकी बात कर रहे हैं, पंकज। पंकज का मतलब क्या है, कीचड़ में जो जन्म ले और वो कमल होता है। अब कमल सारे कीचड़ में तो और बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो कीचड़ में जन्म लेने वाला पंकज जो है, कमल जो है, वो फिक्स उसी के लिए हो चुका है। जैसे कि अब बात करें लंबोदर, लंबा है जिनका उदर, जिसका पेट लंबा है वो क्या है, गणेश जी है। तो वैसे तो बहुत सारे फिर रहे हैं, ठीक है, वो सारे गणेश जी नहीं है। अब बात करें नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, तो शिव के लिए प्रयुक्त हुआ है। ये शब्द किसी एक के लिए फिक्स हो चुका है, वो योग रूढ़ है। और योग रूढ़ के अंतर्गत एक बात आपको गहरी और बता देता हूं कि बहुब्रीहि समास क्या है, एक योग रूढ़ शब्दों का ही मेल है, ठीक है, ये भी आपको पता होना जरूरी है। वाचक क्या है, जो एक अर्थ की दृष्टि से वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, जिनका वाक्य में सीधा साधा अर्थ पता चले, वो वाचक है, ठीक है। लक्षक मतलब वाक्य में क्या होगी, एक विशेषता को प्रकट करेगा। और व्यंजक का मतलब होता है बात कुछ ही हो, अर्थ हम कुछ ही ले लेते हैं, वो सारे हमारे क्या है, व्यंजक है। जैसे कि बात कई बार कहते हैं, टूंटी आ गई भाई, आया तो पानी है, ठीक है, नहर आ गई भाई, आया तो उसमें पानी है, लेकिन हम ये कई बार कहते हैं। तो आप एक बात ध्यान देना, कई बार आपने ये भी पढ़ा होगा, बिजली आ गई और गई कहाँ थी, पकड़ के बैठ जाओ भाई, आया तो उसमें क्या है, करंट है, तो ये हमारा व्यंजक है। और एक बात और भी ध्यान देना, घर वाले हमारे व्यंजक हमें बनाए फिरते हैं। नौकरी कोई लगे और अपने को सीधा ही क्या कहेंगे, भाई पढ़ना तो है ही नहीं, ठीक है, कि पढ़ना तो है ही नहीं, तो आपको सीधा साधा यही कहते भी वो नौकरी लग गया तो तू भी पढ़ ले, तू भी लग जाएगा। लेकिन नहीं, किस तरीके से हमें कहेंगे, हमें व्यंजक के तरीके से कहेंगे। इसके बाद में विकारी शब्द, प्रयोग के आधार पे अगर बात की जाए तो हमारे विकारी शब्द हैं, और उनमें क्या है, संज्ञा। आपसे प्रश्न से यहीं से भी क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। संज्ञा क्या है, किसी का नाम। अब देखो ये क्या है भाई, मार्कर है, ठीक है। अब ये नाम जो है, किसी वस्तु का जो नाम मिला वही क्या है, संज्ञा है। अगर नाम ना होता तो हम क्या लेते, संज्ञा होती ही नहीं, या हम कर ही नहीं पाते, ठीक है। या फिर ये कि होता, इस चीज का नाम नहीं है तो ओए होता, क्योंकि हमें किसी का नाम नहीं पता तो आप क्या बोलते हैं, ओए इधर आ भाई, ठीक है। सभी नाम के, सर्वनाम मीन्स होता है जो सभी नाम की जगह पे प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, या संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं, आप उनको क्या बोलेंगे, सर्वनाम। क्रिया में क्या करेंगे, क्रिया वो चीज है जी कि जहां वाक्य के होने या करने आदि का जो बोध पाया जाता है वो क्रिया है। तो विशेषण जो क्रिया की विशेषता, संज्ञा शब्द की जो क्या बताता है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बताता है, आपका विशेषता को प्रकट करे, आप कह सकते हैं वो शब्द क्या हमारे विशेषण है। तो उम्मीद मानना कि ये चीजें हमने की। तो नेक्स्ट क्लास में इन सभी का हम पोस्टमार्टम करने वाले हैं। उम्मीद बनाना, अगर ये चीज आपको अच्छी लगी है तो आप इस चीज को शेयर करना, अन्यथा ना करना, ठीक है। तो सभी दोस्तों का अंत तक क्लास देखने पे राम राम, मिलते हैं हम अपनी दूसरी क्लास में।